बैठते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सत्ता, अथॉरिटी उस व्यक्ति के हाथों में होती है जिस व्यक्ति को आज की जानकारी अच्छी होती है। तो मेरा यही विचार कहने का होता है, भाई इंजीनियर्स को देश के बारे में कुछ समझ में आए तब तो भला हो, डॉक्टर्स को देश के बारे में कुछ समझ में आए तो भला हो, सीए को देश के कल्याण का विचार आए तो भला हो। इन्हें तो अपना पैसा कमाना है और बाकी देश किसके हाथ में छोड़ रहे हैं। आप बात समझो, जनरली ये गड़बड़ हमारे यहाँ, हमारे क्या पूरे विश्व भर में होती है। कौन सी गड़बड़? सत्ता हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास होती है जिसे जगत की जानकारी बहुत ही कम होती है। अब यदि ऐसा देश चलेगा तो उसे बहुत समय लगेगा सुधरने में। पॉइंट समझ रहे हैं आप मैं किसकी बात कर रहा हूं? पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर तो जानते हैं भाई, विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा हानि किस देश को हुई थी? कौन है रशिया वाला? अरे फिजिकल हानि सबसे, अरे कहां सबसे ज्यादा हानि हुई थी? जापान को, जिनके हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब पड़े थे। आपको पता है जापान आज डेवलप्ड नेशंस में है, बल्कि भारत तब भी स्वतंत्र था, अच्छा था, उसका काम सही से ही चल रहा था। 1945 की बात कर रहे हैं हम, 2 साल बाद हमें आजादी मिल गई, कोई बड़ी भारी दिक्कत में नहीं थे हम। लेकिन आज हम आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। आपको पता चला ऐसा हुआ कैसे? जापान में सबसे पहले अमेरिका से यूएस के अंदर आता था। यूएसए से ये कहा, भैया हमारे पूरे देश को तुम बिल्कुल मुक्त कर दो, तुम्हें हमारा फ्रीडम करवाने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे अपना काम। क्या कहा जापान ने? हम अपना काम देख लेंगे। भारतीय तो हमारे स्वतंत्रता को हुई 1947 में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक हम कब हुए? 50 में। कितने साल का गैप है? 3 साल तक हम उनसे मांगते ही रहे कि आप हमें मदद कर दो। किनसे? जिनको मुश्किल से देश से भगाया था, उनसे। बात समझ रहे हैं? आपको क्या बताना चाह रहा हूं? जापान ने अपना पूरा देश ऐसे 50 टीचरों को दे दिया, भाई पूरा देश आप मैनेज कर लो। किनको? जो सबसे ज्यादा समझदार लोग थे उस देश के। हमारे यहाँ क्या हुआ? सारे समझदार लोगों ने वैराग्य ले लिया। देश स्वतंत्र होते ही, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर ली अब देश की स्वतंत्रता में, अब हम क्या करेंगे? हमने वैराग्य ले लिया। गांधी जी ने वैराग्य ले लिया, हर ऐसे व्यक्ति ने वैराग्य ले लिया। अब बताओ, देश जब किसी और ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, जो व्यक्ति इतनी समझदारी से काम नहीं करेगा, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो वैसे हमारे देश में कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे आपको पार्टी नहीं समझानी है। मुझे क्या समझाना है आपको? सत्ता हमेशा ऐसी होती है कि किसके हाथ में जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए सत्ता को समझने के लिए आपको किसे समझना पड़ेगा? सत्य। जगत में कहां, कौन, कब, क्या, कैसे काम कर रहा है, आपको वो समझना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा सत्ता किसके पास होनी चाहिए। और सत्य की जानकारी जिसे होती है उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसके वचनों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सत्य। सत्य बातों का जमा खर्च है ही नहीं। साधारणतः सत्य सुनते ही हमें क्या समझ में आता है? बातें। तो अब दिक्कत क्या हो जाती है? हम जब न्यूज सुनते हैं ना भाई साहब, न्यूज, तो हम सामने वाले व्यक्ति की लाइन पर उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। बात समझे? सामने वाले ने मुझसे कहा, भाई देश में अभी ऐसा ऐसा ये चल रहा है और ये ऐसा ऐसा है, इतने फैक्ट्स ऐसे हैं, इतने फैक्ट्स ऐसे हैं। सामने वाला क्या जवाब दे रहा है? उसको दूसरा फैक्ट दे रहा है, वो तीसरा फैक्ट देगा, वो चौथा फैक्ट देगा,
फैक्ट देगा, वो छठा फैक्ट देगा। फैक्ट पे ही चलते हैं सब, सबको फैक्ट्स ही देने होते हैं। डिबेट में और क्या होता है भाई, हम वकीलों के, मतलब मैं नहीं हूँ, लेकिन वकीलों के क्या काम होते हैं जनरली, सारी फैक्ट डीलिंग होती है, लेकिन इन्हीं फैक्ट्स के बीच में वो सच को छुपा जाते हैं। अरे ऐसा होता है नहीं होता? कितने अभी तो एक ही आपके सामने उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे और वकील होंगे देश भर में, आपको नहीं पता चलता। इतनी पिक्चरों में तो देख ही होगा आपने, इतने शांति से उस फैक्ट के अंदर झूठ दब के चला रहता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। क्या ऐसे ही हम करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अपने बच्चों के साथ हमें जब डीलिंग करनी पड़ती है, फैक्ट पे फैक्ट देते हैं और सारे अपने जितने भी राज है ना वो छुपा के रखते हैं। बच्चे से कहने बेटा सुबह उठा करो, क्यों उठा करो? पढ़ाई होती है। मम्मी आपने पिछली बार कब की थी सुबह उठ के पढ़ाई? आज तो कुछ नहीं कह रहा है, कल से कहेगा। आप तो सुबह से किचन में लग जाती हो, मेरे से पढ़ाई करने की है, मैं भी किचन में लग जाता हूँ। तो बच्चे जब माँ बाप से प्रेम करना शुरू करते हैं ना, तो वो वही करते हैं जो वो कर रहे हैं। अब वो करेंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे, वो खुद पढ़ते नहीं मिलते, तो बच्चों को कहां से पढ़ने की लगन लगेगी? दिखावा करेंगे। अब वो सच बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं? मम्मी मुझे पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या ये सत्य है? अब वही बात मैं आपसे कहता हूं, बताओ आपको पढ़ने में कितना मजा आता है? हमें नहीं आएगा पढ़ने में मजा, तो हम वो मजा कभी अपने आगे नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। तो सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का अध्ययन। जगत में पदार्थ कैसे हैं, कहां काम करते हैं, कैसे उसकी परिस्थिति बनती है, जब उसकी हमें पकड़ होती है, उसका नाम सत्य होता है। सत्य इसके अलावा कुछ नहीं है। कल वो बच्चा भी माँ का सच जान जाएगा। क्या है माँ का सच? ये मुझसे जिंदगी भर ये पूछती रहेंगी। क्या पूछती रहेंगी? बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, और कभी अपने खाने पर ध्यान नहीं रखेंगी। ये हमेशा मुझसे ये पूछती रहेंगी, बेटा थोड़ी बहुत पढ़ाई करी कि नहीं करी, तबीयत अच्छी है कि नहीं है। वो अपनी तबीयत कभी नहीं ध्यान रखती, हमेशा बुखार में, बीमारी में, सर दर्द में, किसी हालत में मिलेगी। सच क्या होता है, इसकी खबर आपको सिर्फ तब हो सकती है जब आपको सत्य की खबर हो जाए। सत्य मतलब क्या होता है? जगत, दुनिया। वैसा मंदिर कैसे चलता है? अरे आपको नहीं पता भाई साहब, बहुत माया जानी करनी पड़ती है तब चलता है। ये सत्य नहीं समझ में आता। सत्य मतलब मंदिर भी एक सत्य है। अरे सत्य मतलब जो दुनिया में है उसे सत्य कहते हैं, बस इतनी सी बात है। मंदिर एक सत्य है कि नहीं है? अब मंदिर हमें समझ में नहीं आ रहा तो उसकी वर्किंग हमें समझ में नहीं आ रही। भाई ये एक सब्जेक्टिव जगह है। सब्जेक्टिव जगह मतलब यहाँ कोई ऐसे सीधे साधे नियम कानून नहीं होते। भक्ति का स्थान है भाई ये कोई ऐसा स्थान नहीं है कि भाई ये 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो बात खराब हो जाएगी, 1 सेकंड में वहां से वहां पहुंच जाएगा तो बात खराब हो जाएगी। साधारणतः गुणस्थान भी हम ऐसे ही समझते हैं। गुणस्थान क्या होता है? बिल्कुल एक रेखा होगी। जैसे व्यक्ति चौथे से 5वें में चला गया तो बिल्कुल वो रेखा शिफ्ट हो जानी चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हें कुछ नहीं जिनवाणी भी समझ में आ रही है, तुम क्या जबरदस्ती इनको खाकों में डिवाइड करके रखा है। जैसे मंदिर में आपने 4 अलग अलग खाके बना ली, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में कर्णानुयोग की पुस्तक किसने रखी? कर्णानुयोग में द्रव्यानुयोग की पुस्तक किसने रखी है? वाह, तुम्हारे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऐसे अनुयोगों के हिसाब से तुम देखने बैठोगे, कोई ग्रंथ किसी अनुयोग के हिसाब का नहीं है। प्रथमानुयोग पढ़ने जाओगे आप पद्म पुराण पढ़ने जाओ भाई साहब। पद्म पुराण में 60% ही कहानी है, 30% द्रव्यानुयोग है, 10% चरणानुयोग। अब बताओ किस अनुयोग में रखा जाएगा? मोक्षणा प्रकाशक पढ़ते हैं हम, किस अनुयोग में रखा जाएगा भैया? मेरे कहने का आशय समझिए आप। जगत में यदि सत नाम का एक पदार्थ है तो उसे आप बंटवारे में नहीं देख सकते। जैसे देखो, जब बच्चे होते हैं तो उनको
को सिखाना पड़ता है। क्या सिखाना पड़ता है? बेटा ये मैथ सब्जेक्ट है, ये साइंस सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। कुछ साल बीतने दो, यदि उस लड़के को ये नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, दुनिया का कोई भी चीज पकड़ लो आप, वो हर सब्जेक्ट का विषय होती है, तब तक वो बच्चा गधा का गधा बना रहेगा। साइंस वाला कॉमर्स वाले से लड़ेगा। स्कूल कॉलेज में आपने झगड़े देखे हैं? 9 से लेकर 12 तक एक झगड़ा करता है बच्चा स्कूल में। साइंस वाले बच्चे ये कहेंगे कॉमर्स में तो कुछ नहीं है, क्या होता है, फ्री की बात है, आसान होती है, इसमें क्या करना है। साइंस कॉमर्स वाले साइंस वालों से कहेंगे क्या है, जबरदस्ती इधर का उधर कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं, कोई दुनिया में काम ही नहीं आने वाली है जानकारी। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? जिस दिन आपको ये समझ में आएगा दुनिया के पदार्थ तो दुनिया के होते हैं, वो कभी किसी विषय से बंटवारे को प्राप्त नहीं होते, तब आपको समझ में आएगा भाई वस्तु का ज्ञान करना कितना जरूरी है। कौन सा ज्ञान किया ये जरूरी नहीं है। इसलिए समझदार कौन हो जाता है दुनिया में? वो लोग समझदार हो जाते हैं जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से एजुकेशन नहीं करते। क्या बोला मम्मी जी? कौन समझदार हो जाता है? जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से एजुकेशन करना छोड़ देते हैं, वो जाकर के समझदार होते हैं। वही आपके टॉप लेवल पर बैठते हैं। आप एक बार चले जाओ किसी एक सपोज किसी इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, उसके सीईओ के पास पहुंच जाओ आप। वो सीईओ को आप कह रहे हो भाई आपके प्रोडक्ट्स बड़े खराब हैं, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है, इसमें ये, वो आपको पता है क्या सिखाएगा? वो आपको ह्यूमन बिहेवियर सिखाएगा। भाई तू तो इंजीनियर था, तू कहां से ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा रहा है? जैसे देखो कुछ ज्यादा टेक्निकल सी हो रही बातें मुझे लग रहा है, चलो रुको मैं और स्लो डाउन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैं तो किसी और आसमान में चला जाता हूँ। देखो जैसे एक बच्चा है आपका, ठीक है? अब वो बच्चा जब मैथ्स पढ़ रहा है तो आप क्या करते हो? बेटा इसमें अलग से दिमाग लगाना पड़ता है। कैसा दिमाग लगाना पड़ता है? 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 × 5 कितना होता है? 20 होता है। ऐसे करके उसको आपको अलग से समझाना पड़ता है। अब इसके बाद जब इंग्लिश आता है तो उसको अलग ही पूरी दुनिया दिखती है। भाई इंग्लिश में कुछ भी 1 2 3 4 जैसा कुछ भी नहीं है, वहां कोई प्लस माइनस नहीं होता। आप कोशिश करके भी देख लो तो एक पोएम की 4 लाइनें कुछ और कह रही होंगी, उसकी और आगे की 4 लाइनें कुछ और कह रही होंगी, फिर आगे की 4 लाइनें कुछ और कह रही होंगी। कोई 1 2 3 4 कुछ मिक्स नहीं होता। 1 का 2 हो जाता है, 2 का 4 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। राइमिंग स्कीम देख लो, A B B C C D। ये क्या मतलब हो गई? सब A B B C C C चल रहा था, तो D D D आना चाहिए था ना। ABCD में तो हमने यही सीखा है। भाई दुनिया ऐसे काम नहीं करती। साधारणतः हम क्या करते हैं? हम जनरली ये समझने की कोशिश करते हैं सारी दुनिया अपने अपने खाकों में बटी हुई है। हिंदू मुस्लिमों में नहीं जाते, मुस्लिम जैनों में नहीं आते, जैन सिखों में नहीं जाते। हमने पूरी दुनिया को ऐसे बंटवारा करके रखा है। मैं कहता हूं बताओ, माँ सब जगह नहीं होती, पिता सब जगह नहीं होते, बच्चे सब जगह नहीं होते, सबको कोई भूख नहीं लगती, सबको कोई खाना नहीं खाना पड़ता, सबको दुनिया भर में और क्या काम करना होता है? भाई मुझे एक काम बता दो बस जो दुनिया से अतीत हो। सबको कोई श्रद्धा का पात्र नहीं चाहिए पड़ता, सबके पास धर्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिस दिन आपने लोगों में लोग देखना शुरू कर दिए और लोगों में से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखना बंद किया, तब जाके आपकी किसी दिन आंखें खुलेंगी, तब आप किसी कंपनी में एंटर कर सकोगे। कंपनियों में कभी एक हिसाब नहीं लगाया जाता भाई जैन ज्यादा काम कर रहा है कि हिंदू ज्यादा काम कर रहा है। अब HR डिपार्टमेंट में जाओगे ना, तब पता चलेगा कि वहां कितनी संप्रदायवाद चलता है। बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं है, ऐसा भर के संप्रदायवाद चलता है HR डिपार्टमेंट में। फिर आपको पता चलेगा क्या भाई सब वही हाल हुए, जैनियों को नौकरी क्यों देनी है? क्या है जैनियों के पास ऐसा? भाई बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले बच्चे हैं, एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, ये कुछ गड़बड़ करेंगे कि इनके संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि ये ईमानदारी होते हैं, कुछ हो जाए। इनने बहुत जिंदगी में पैसा देखा है, इन्हें पैसा नहीं चाहिए। ये तो तुमसे 2-4 बातें सीखे, 2 साल में पूरी कंपनी समझ में आ जाती है उस लड़के को। अब बताओ क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं करने को बचा। तो
साल छोड़ो, पर मेरे तो मुझे पता है 9 महीने में पता चल गया था कंपनी में क्या होता है, और सिर्फ एक में नहीं, सब में। आप आशय समझो। तो इस पूरे मुद्दे का सार मुझे इतना बताना है, हम जगत में सत्य को न देखकर जबरदस्ती उस पर लगे एडजेक्टिव्स को ही देखते रहते हैं। ये कौन है? ये माता जी है। अरे माता जी क्यों है? जीव नहीं है? अब वो माता जी देख देख के उसके साथ में बहुत सारी व्याप्तियां हैं। ये कभी बुद्धि नहीं लगाती, इनको कुछ समझ में आता नहीं है, बस दिन भर प्रेम की बातें करवा लो, मेरा लड़का, मेरा प्यार, दुनिया भर में दिखावा करती हैं, इधर उधर तो जो चाहे वो करती रहेंगी, घर में गाली देंगी, बाहर बहुत अच्छे अच्छे से बात करेंगी। एक माँ देखने पर आपके सारे क्रोध मान मायालोभ विवाहित हो गए, और 1 सेकंड के लिए आपने उसे माँ की जगह जीव देखा, तो बताओ क्या विचार है? मुझ में क्या अंतर है? मैं जबरदस्ती क्यों अपने को महान और इन्हें बेकार देखता हूं? मैं क्यों अपने को बेकार और इन्हें महान देखता हूं? पूरी दुनिया आपको कभी भी अलग नहीं दिखाई देगी। एक मच्छर को देखने की हमारी दृष्टिकोण कितना खराब होता है। ये डेंगू का मच्छर है, एड्स में देखा है आपने कभी? ये मलेरिया का मच्छर है। भाई मच्छर जीव है, ये उन्हीं संश्लेष परिणामों को करके मच्छर बना है जिन संश्लेष परिणामों पूर्वक हम इसको मारते हैं, और ये समझते हैं हम बड़े महान हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? सत्य को देखने की आदत बनाइए। सत्य को नहीं देखना है हमें, और सत्यवादी बनना है। ऐसे सत्य इंटरव्यूज होते हैं ना, इंटरव्यूज, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे अब मिल गए। जनरली जब हम लोग इंजीनियरिंग या एमबीए के फील्ड के कुछ लोगों से मिलते हैं, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स से, तो उनकी एक ही जनरल प्रॉब्लम होती है, भैया इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। क्या प्रॉब्लम होती है? टेक्निकल क्रैक हो जाता है, क्योंकि वो किताबों की पढ़ाई से निकालना पड़ता है, तो धीरे धीरे आप उसको समझ जाते हो, वो क्रैक हो जाता है। इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। इंटरव्यू क्रैक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो आपसे सत्य उगलवाना चाहता है, और आप बहुत देर लगाते हो सत्य को बताने में। क्या सत्य उगलवाना चाहता है? मैंने कॉलेज में पढ़ाई कितनी देर की और मस्ती कितनी देर की। हम जानबूझ के उल्टे पे उल्टे जवाब देते जाते हैं, उसका दिमाग खराब होता जाता है। भाई इसे नौकरी में नहीं रखना, बहुत जानकारी है। जो व्यक्ति जितने जल्दी अपनी कमी एक्सेप्ट कर लेता है, इंटरव्यू उसका सबसे बढ़िया जाता है। देखो ये पंडित क्या पढ़ता है। दुनिया में हम इस बात के विचार से युक्ति नहीं होते हैं कि कभी हम भी गलत हो सकते हैं। हम तो दूध के भले हैं। यदि ये विचार आपके चित्त में चलता रहा तो आप समझ लेना हमेशा आप कुछ बन जाओगे, लेकिन सत्यवादी नहीं बन पाओगे। आपके दिल का चोर आपको पता है, और वो दिल का चोर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी सारी खोज खबर हो जाती है। तो इस पूरे वाक्य से इतनी सी बात समझने की थी, सत्य को जाने बिना सत्य को अंगीकार नहीं किया जा सकता है। जब तक आपको दुनिया का सत्य नहीं पता पड़ा, आपके वचनों से कभी सत्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। भले ही आप कितना सत्य के नाम पर 2500 बातें कह लो, कुछ सच्चा नहीं, सब झूठा है। और दूसरी बात, यदि आपने अब जिंदगी में जगत के सत्य को जान लिया है, तो आपको शब्द निरर्थक दिखाई देने लगते हैं। क्या जरूरत है, मैंने बोल दिया, उसे समझ आ गया तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक, मेरे क्या जा रहा है। कुछ बात पकड़ में आ गई आपको? सत्य की जिसको खोज खबर हो जाती है, उसको जगत से ही नीरसता दिखने लगती है, क्योंकि जगत कभी भी सत्य की खोज ही नहीं करना चाहता। हम कभी इसका विचार नहीं करना चाहते कि ये हो क्यों रहा है। बहुत कहा मैंने अपने बच्चों से, एक बात बहुत कही है, फिर से कह रहा हूं आपसे भी, एक चीज कभी जिंदगी में जाया मत जाने दीजिए। एक चीज जिंदगी में कभी जाया मत जाने, जाया तो समझते हैं, उर्दू है, मतलब बेकार, यूजलेस मत जाने दीजिए। वो है क्यों।
जिंदगी में आपकी प्रोग्रेस करने में यदि कोई सबसे ज्यादा सहयोगी है तो वो है क्यों। दुकान खोलते हैं, दुकान जाते हैं, हर दिन सुबह बस इतना पूछो क्यों। आपका दुकान जाना महीने भर में मैंने कम नहीं करवा दिया तो मेरा नाम बदल देगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हम दुकान भी जाना चाहते हैं और दुकान से राग द्वेष बनाए भी रखना चाहते हैं, बस वो क्यों नहीं पूछते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती। हम क्या समझते हैं भाई, हमारी पूरी लाइफ किसके इर्द घूमती है, दुकान की। 8 से 12 दुकान, घर वापस आए, नहाया, सो गए, फिर सुबह उठे, 8 से 12 दुकान, फिर वापस आए। ये जो चेन चल रही है, इसी चेन से हम दुखी हैं। थोड़ा सा बेटा इससे समय बाहर निकालो। तुमने जबरदस्ती इतना समय दे रखा है, इतनी देर की आमदनी किसी की नहीं होती नहीं, लेकिन दुकान में बैठना क्यों, सच्ची दूसरा काम नहीं। बहुत सारे ऐसे आपने अपने दादा दादी देखे होंगे, आपने बहुत सारे ऐसे अपने दादा दादी देखे होंगे। कैसे होते हैं वो लोग, दुकान तो जाना ही है दादाजी, कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, दुकान जाना है। बच्चे क्या कहते हैं, पहले वो कस्टमर को निपटाओ, फिर ये सामान को निपटाओ, स्टॉक मार्केट को निपटाओ, सबको निपटाओ, इन्हें सब बातें बताओ। और दादाजी दुकान जा क्यों रहे थे, वो दादाजी सिर्फ इसलिए दुकान जा रहे थे क्योंकि सच्ची में उनके पास जिंदगी में कभी ये एक सबसे बड़ा गुण नहीं था जिसका नाम है क्यों। जब तक आपके पास क्यों नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्रेस ही नहीं होता। आप इस बात की गांठ मान लीजिए। सबसे बड़े, इसलिए फिलोसफी में हम ये कहते हैं, why are the most beautiful questions to answer all eyes। क्या बोला, whys are the most beautiful questions to answer eyes। मतलब मैं खाना खाना चाहता हूं, जस्ट पुट अ why before that। मैं क्यों खाना खाना चाहता हूं, मैं मस्ती करना चाहता हूं, जस्ट पुट अ why before it। मैं क्यों मस्ती करना चाहता हूं, एक क्यों आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कितने सारे, आप कबीरदास जी का जीवन पढ़ो तो आपको पता चलेगा क्या थे वो। पता है किसी को कबीरदास जी क्या थे, चुलाहा, किसने बोला, हाँ, अरे वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया। चुलाहा, चुलाहा मतलब जो वीवर, जो कपड़ा बुनता है। उनको एक दिन किसी संत ने ये प्रश्न पूछ लिया, तुम ये काम क्यों करते हो। क्या पूछा, वो दिन था और उसका अगला दिन था, उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में घूमते हैं, जगह जगह लाते हैं, भोजन लेते हैं, खाते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं, फिर कहीं भोजन लेते हैं, खाते हैं और घूमने चले जाते हैं, सब काम छोड़ते हैं। और फिर वो ये बात कहते हैं, निंदक नियरे आंगन कुटी छवाए। क्या मतलब हुआ, हम जिन आय के पीछे मैं के पीछे पागल हो रहे हैं, उसके आगे बस एक क्यों लगाइए। अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि जीवन हम किस दिशा में बिता रहे हैं। एक बहुत कमाल का तरीका है। अच्छा देखो, एक और उन्होंने बहुत अच्छा छंद लिखा है। कौन सा छंद है, काल करे सो आज करे सो। मैं पहले ये कह देता तो हमारी मम्मियां पीछे बात नहीं करती, वो बात ही इसलिए कर रही थी, समझ नहीं आ रहा आदमी बड़बड़ क्या कर रहा है। आशय ये है सम्यक दर्शन। ये लिखा है 23वें नंबर के श्लोक में, समय सार में, अयि कथमपि कृत्वा तत्व कौतूहली सन। मर करके भी यदि तुझे तत्व का कौतूहली बनना पड़े तो 7 तत्वों को जानने के लिए अपना पूरा जीवन लगा। कैसे, मर करके भी, अयि कथमपि मृत्वा, कैसे भी करके, हमारी पूरी जिंदगी ऐसी जा रही है, कैसे भी करके दुकान का सारा प्रॉफिट आसपास के मार्केट में से मेरे ही पास आना चाहिए। कैसे भी मर के हम उसके पीछे लग जाते हैं।
कैसे भी मेरा लड़का इस दुनिया का सबसे महान लड़का होना चाहिए। क्यों भाई? एक क्यों आपकी पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। शायद उस दिन आप ये देखने की कोशिश करोगे कि भाई मेरा लड़का बिल्कुल ऑर्डिनरी है, मैं क्यों खींच के उसे इलास्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। ऑर्डिनरी लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, क्योंकि आपने समझ रखा है आपका लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। उसने भी तो ये सोच समझ के रखा है मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। जस्ट बिकॉज वो ये सोच रहा है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, वो ऑर्डिनरी नहीं बन पा रहा। आइंस्टीन को 16 साल की उम्र तक कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हुई। 16 साल की उम्र तक कोई साइंटिफिक डिस्कवरी छोड़ो, उसे एबीसीडी लिखने में दिक्कत होती है, डिस्लेक्सिया था उसको, बहुत सारी प्रॉब्लम से बेचारा घिरा हुआ था। लेकिन इसके बाद उसे ये समझ में आता था दुनिया कैसे काम कर रही है। एबीसीडी लिखना अपन दुनिया कैसे काम कर रही है समझ में आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। जिस दिन उसे समझ में आया मैं कोई स्कूल कॉलेज का हंटर मार करके सीखा हुआ, वो क्या कहते हैं उसको, शेर कुत्ता बिल्ली भालू नहीं हूं, तब उसे ये सर्कस का क्या हाँ वो ऐसे कुछ, हाँ सर्कस का जानवर नहीं हूं, तब उसे समझ में आया भाई ये एबीसीडी सीखने से कुछ नहीं होता। अब बताओ, हम समझते हैं एबीसीडी सीखना तो अकम्प्लिशमेंट है। बच्चे ने पहले नर्सरी में एबीसीडी सीख ली, शाबाश, बहुत बड़ा काम किया उसने। सेकंड क्लास में उसने एबीसीडी से ज्यादा थोड़े से वर्ड्स बड़े सीख लिए, फैन, मैन, कैन, कैट, मैट, और शाबाश हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना गए उसे, जबकि उसे बिल्कुल ऑर्डिनरी बनाना था। बेटा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। कहां बड़ी बात होगी? बड़ी बात ढूंढनी है तो उसकी विचारों में ढूंढिए, उसकी समझ में ढूंढिए, उसके अकम्प्लिशमेंट्स को ढूंढने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला भाई। जबरदस्ती आप सिर्फ उसे एक भ्रम दे रहे हो। अच्छा एक चीज का मुझे बड़ा दर्द होता है वो होता है बर्थडे सेलिब्रेशन का। जिंदगी में सच बता रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। जिस दिन हमारे देश में हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, हमने बच्चों को एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट सिखाया है। बेटा पैदा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। बेटा मच्छर कितने बार पैदा होते हैं रात में? जबरदस्ती पैदा होना सेलिब्रेशन है। नहीं मंदिर तो जाना चाहिए इस दिन। किसी भी बहाने से हम बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लोग केक काट के करते होंगे, बेटा तू मंदिर में दान करके कर। क्यों बनाना इस दिन को महान? किसी और दिन दान क्यों नहीं दे सकता वो? इसी दिन दान देना जरूरी है क्यों भाई? मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन से भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति ने पीएचडी की कोई डिग्री हासिल की, खूब तारीफ करो, खूब सिखाओ, खूब पढ़ाओ, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। किसी व्यक्ति ने अपने बगल वाले मित्र को बिना आपकी परमिशन के अपना पॉकेट मनी दे दिया, ये है बर्थडे सेलिब्रेशन। इसी के लिए तो जन्म मिला था। कहां है बर्थडे सेलिब्रेशन? बेटा बस तू पैदा हुआ है। इस चक्कर में हमने सारे पापियों को शह दे रखा। कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ लड़का होगा, साल भर कुछ नहीं पढ़ता, इधर से उधर घूमता है, सब कुछ करता है, उसे एक बात का भरोसा है, मेरा बर्थडे आएगा और मुझे गिफ्ट मिलेगा। कितने बड़े भ्रम में आप उसका जीवन बिता गए। उस साल आप कुछ नहीं देते तो अगले साल शायद उसको समझ में आता भाई कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ से। आज माँ बाप ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं तो मुझे गिफ्ट मिल भी गए हैं, ये बात सोचने में ही नहीं आती 23-24 साल की उम्र तक। मैं खुद नेपोटिज्म का शिकार हूं, मैं आपसे क्या कहूंगा? पॉइंट समझो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जबरदस्ती किसी भी चीज के नाम पर बस हमें तारीफ करनी है, हम तारीफ करते रहते हैं। शायद हमारी पॉजिटिविटी यही सिखाती है हमें। क्या है पॉजिटिविटी? दुनिया में सबकी तारीफ करना चाहिए, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। अरे बात ही करना क्यों जरूरी है? मेरे तो ये नहीं समझ आया। अच्छा ये कौन कह रहा है जो घंटे घंटे भर यहां बातें करता है?
तो पूरे वाक्य से मेरा कहने का आशय समझिए आप, सत्य को हम जानना ही नहीं चाहते। हम अपने बच्चे की इच्छाओं का सत्य नहीं जानते। हम वो बच्चा किस परिवार में रह रहा है उसका हम सत्य नहीं जानते। वो किस सोसाइटी में रहता है हम उसका सत्य नहीं जानते। वो किस देश में रहता है हम उसका सत्य नहीं जानते। वो किस विश्व में रह रहा है हम उसका सत्य नहीं जानते। और हम सब बहुत महान, क्योंकि बात तो सभी रहे हैं बच्चों को, सब कितने बड़े बड़े हो गए। मेरे ही देखो, मेरे वाले भी बहुत नाश करते हैं, भाई अच्छा लड़का है। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। बिना सत्य को जाने पहचाने कभी भी ना सत्य सोचा जा सकता है, ना सत्य बोला जा सकता है, ना सत्य विचारा जा सकता है। सत्य की पहचान कितनी जरूरी है बताओ। जैन दर्शन में सत्य की पहचान के लिए आपको क्या मंत्र दे रखा है? जैनियों ने सत्य की पहचान के लिए आपको कौन सा मंत्र दे रखा है बताइए। मैंने अभी कहाँ दिया? अभी तो मैं देने वाला हूँ, अभी तो मैं भूमिका बना रहा था। अभी तो सिर्फ आप सत्य के बारे में जिज्ञासु हो, मैं तो अभी इतना विचार करें तो कारण सत्य है क्या, और शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। वो तो आप 10 लक्षण पूरे हो जाएंगे, 2-4 बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे तो मिल जाएंगे जवाब ऐसे नहीं मिलेंगे। वो फंस गए। मैंने ये नहीं कहा सत्य किसे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ सत्य की पहचान कैसे होती है। पहचान को थोड़ी टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? पहचान को कहते हैं लक्षण। चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा और इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे जाइए। पहचान किसी चीज की आपको हो गई है, मतलब क्या हो गई है? श्रद्धा। श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है? दर्शन। सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यही सत्य है। सत्य की पहचान इसके बाहर कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है सत्य की पहचान इसके बाहर। क्या है सत्य भाई साहब? तो भाई साहब हमारे यहाँ 7 सत्य होते हैं। ये है देखो इंजीनियर साहब की हाल में 7 सत्य होते हैं। कौन कौन से 7 सत्य होते हैं? जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बच्चे ने कहा मुझे लॉलीपॉप चाहिए, आपने कहा बेटा ये गंदी चीज है, आश्रम तत्व। बच्चे ने कहा मम्मी मेरे को अपनी इच्छाएं, मुझे कुछ खाना पीना और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मम्मी, मेरे को तो बस शांति से, बहुत खा लिया बहुत पी लिया, अभी कोई मन नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, बच्चे ने कहा भाई ना मुझे कुछ खाना है ना मुझे कुछ पीना है। क्यों नहीं पीना है? शुद्धात्म है मेरा नाम। पहले इसी रिदम में बना था ये गांधी जी वाली रिदम में, तो जानबूझ के इसको चेंज करना पड़ा। भाई ये तो जोश वाला है, ये कोई चला थोड़ी गया है जिसके लिए ये धुन में गाएंगे हम इसको थोड़े एक्साइटमेंट वाले। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना। क्या है ये? जीव। मम्मी शरीर थोड़ी खाता है, सॉरी शरीर थोड़ी जानता है, आत्मा जानता है। उसको शरीर के संबंध में देवी ज्ञान पता है। ये है अजीब, ये है सत्य, और बाकी सब झूठा है, सब झूठा है। आपने बच्चे की तारीफ की और उस तारीफ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये समझा है लड़का आश्रव बंध तत्व किसे कहते हैं। और आपने तारीफ की और वो चढ़ गया, यही आश्रव बंध का कारण है। विचार करके देखो आप, तो आपको इन सब चीजों के बीच का राज देखने को मिल जाएगा। हम जनरली किसकी सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं? अपने आसपास जनरली हम किसकी सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं? एक बार की बात है, हमारे परिवार में एक भैया मतलब रिश्तेदार, वो अमेरिका से 2 साल पढ़ के आए। अमेरिका से 2 साल पढ़ के आए, बढ़िया, अच्छा पढ़ के आए, अच्छी बात है। अब पढ़ के आए, मम्मी ने वहां बगल में मुझे उनके बिठाया। मेरी उम्र क्या है, 10वीं में था मैं तब।
अब मम्मी उनकी तारीफ की जाती, बेटा पता है इन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने ये भी किया था, फिर इन्होंने ये भी किया था, बहुत बड़े अचीवमेंट किए इन्होंने, बहुत महान आदमी है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं, वहाँ इतनी सारी उन्होंने कम्युनिटीज ज्वाइन कर रखी हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी है। मैंने कहा सही है, बहुत अच्छी बात है, अपन भी यही बनेंगे। क्या कहा मैंने, अपन भी इतनी तारीफ कर रही है मम्मी तो क्या करेंगे, अपन यही बने, नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। 5 दिन बाद मेरे मुंह से ये प्रश्न निकल गया, मम्मी उनके मम्मी पापा के साथ तो वो रहते नहीं है। मैंने मम्मी से क्या पूछा, मम्मी वो उनके मम्मी पापा के साथ तो रहते नहीं। तब मेरी मम्मी को ये बात क्लिक हुई कि हम कितनी गलत चीजों की तारीफ कर देते हैं। हम बिल्कुल उल्टी संस्कार देने थे, किस बात के सुखी होने के। अरे माँ बाप बच्चे को संस्कार किस बात के देंगे, सुखी होने के संस्कार देंगे, लेकिन क्या जीवन भर खुद दुखी बने रहो इसके लिए संस्कार देने थे, सुखी होने के लिए। जब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। जगत में कभी भी आश्रव बंध तत्व को समझदार नहीं समझना है, यही सत्य धर्म है। संवर रजरा मोक्ष ही उपकारी है, ये ही सत्य धर्म है। अरे भैया बाल बोध की क्लास नहीं चल रही है, हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन कहाँ बड़े हुए हैं। अभी भी तो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही हमें ज्यादा मजा आता है ना, बड़े कहाँ हुए हैं हम। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, हम विचार नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हम जैसे लोगों को मौका मिल जाता है आपसे बात करने का। वरना क्या है, थोड़ी जिम्मानी आपने भी वही पढ़ी है। मुझसे एक बार पूछा, एक परमात्मा ऑनर्स का एक इवेंट चल रहा था, उससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा भैया आपका इंट्रोडक्शन दे दो। मैंने कहा किसको देना है ये, मतलब किसके लिए चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे सारे टीचर्स हैं और ये सब मीटिंग कर रहे हैं और ये आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो बच्चे फेस करते हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है वो बताएंगे, आप उनको सोल्यूशन देना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा आपका परिचय क्या देना है, तो मैंने सिर्फ इतना सा एक लाइन कही उनसे, जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं उतनी ही किताबें पढ़ा हुआ एक आपके ही जैसा साधक आपके सामने आने वाला है। इससे मैंने क्या समझाया, भाई अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी थी ना, और तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो नहीं मिली है तो तुम एजेंडा गलत लेके बैठे हो। यदि तुम एजेंडा सही लेके बैठे हो तो तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। यदि तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो भाई साहब सत्य धर्म की कहीं कमी। और वो तो कोई नहीं, देखो 19-20 सब जगह हो जाता है। कुछ मुझे सॉल्यूशन पता होंगे तो मैं बता दूंगा, कुछ उन्हें पता होंगे तो वो बता देंगे। ये तो जनरल डिबेट कंपटीशन नहीं था, कॉन्फ्रेंस थी, एक सेमिनार था। सेमिनार में तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, लेकिन हमने पूरी लाइफ को तो डिबेट समझ रखा है। मम्मी ने कुछ कहा, तर्क वितर्क करने को खड़े हुए हैं, क्यों उठेंगे सुबह हम जल्दी। अभी भैया कितनी क्यों की तारीफ कर रहे थे, अब देखो क्यों के क्या हाल है। मम्मी से क्यों नहीं करना है, अपने से क्यों करना है, मुझे ये काम क्यों करना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, इसका यूज क्या है, इससे बेनिफिट क्या होता है। हम सब देखो जमाने बहुत बदलते रहे हैं, जमानों में देखो ये लाइन आपने काफी सुनी होगी विद्वानों से, कौन सी लाइन, पहले के जमाने के जैनी तो क्षत्रिय हुआ करते थे, आज सारे के सारे बनिया हो चले। मैं कहता हूँ भाई भरत चक्रवर्ती के समय ये चारों जातियां पाई जाती थी, अकेले क्षत्रिय नहीं होते थे, वहां वैश्य भी होते थे, वहां शूद्र भी होते थे, वहां सभी होते थे, ब्राह्मण होते थे, सब होते थे, पढ़ने लिखने वाले लोग भी हैं तो बिजनेस करने वाले लोग भी, और मोक्ष जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी अकेले क्षत्रियों की। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट देके मोटिवेट करना ये दुनिया का सबसे फालतू काम है। बात समझ रहे हो आप? मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्या नहीं बर्दाश्त होता? मोटिवेट करना है हमें लोगों को। किस बात के लिए मोटिवेट करना है? जो काम उन्होंने जिंदगी भर नहीं किया है वो काम के लिए मोटिवेट करना है, तो तुम उन्हें वहां जाने का काम क्यों नहीं बताते, एवरेस्ट। पॉइंट इतना सा था मेरा इस बात को कहने से
भाई हम जबरदस्ती अपना समय ऐसे फालतू असत्य के हिसाब किताब में बिताते हैं जिसके संबंध में हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं। जब लोग मुझसे पूछते हैं भैया साइंस के हिसाब से तो मून कितना दूर है हमसे, मून कितना दूर है हमसे बताओ कितना? और भारत की परिधि कितनी है? बस। तो अब मून कितना दूर हुआ? ये कुछ लाख किलोमीटर दूर हुआ। सन कितना दूर हुआ? कुछ करोड़ किलोमीटर दूर। ये देखो चालू हो गया है झगड़ा, यही दिखाना था मुझे। चालू हो गई महिलाएं हमारी। भाई सूरज कितना दूर होता है? तो सूरज होता है 790 योजन। चंद्रमा कितना दूर होता है? 800 योजन। ये जो झगड़ा होता है ना, हमें जबरदस्ती इस झगड़े में मजा आता है। भाई साइंस ने एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव किया है। जैनों की किताबों में कह लो, जैनों की छोड़ो, हिंदुओं की किताबों में, बौद्धों की किताबों में, सब में यही लिखा है। 780, 790 योजन, 800 योजन, सबकी किताबों में यही लिखा है। तो ये झगड़ा भाई जैनों का और वैज्ञानिकों के बीच का झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा किस बात का है? प्रूवेबल फैक्ट्स का झगड़ा है। हम किस बात को सिद्ध कर सकते हैं और हम किस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। तो अब ये जब दो चीजें हैं ही अलग अलग नेचर की, तो इनके बीच में झगड़ा करने में तुम्हें मिलता क्या है? ये वैसी ही बात है ना, हमें बीजेपी वालों को वोट देना है ना हमें कांग्रेस वालों को वोट देना है, लेकिन इन दोनों की बातों में दिन भर लगे। तो दुकानदार को क्या कहते हैं? जब वो आपके जो दुकान में काम करने वाले भैया लोग होंगे वो ऐसी बातें करेंगे, तो दुकानदार मतलब वो जो आप ही हो और कौन है, दुकानदार क्या है? अरे कहाँ फालतू की बातों में लगे, फालतू की बातें ये देश। भाई दुकान निपटा ले तू, देश बाद में निपटा ली होगा। इसका मतलब इतना हुआ, हम बहुत कॉमन सी चीजें नहीं समझते हैं और अनकॉमन बनने की बहुत कोशिश करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि हमें कितना पता है। मैं एक आध बार कभी किसी को फ्रेंच में कोई डायलॉग कह देता हूँ ना, वो ऐसे देखता है मुझे, कौन है यार, ऐसे मुड़ मुड़ के। बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, एक भाषा जान ली हमने। तो फ्रेंच की छोड़ो, अंग्रेजी को ही देख लो आप। जनरली बच्चे 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट को क्यों लेते हैं? अब मेरे ख्याल से अब तो इंग्लिश कंपलसरी हो गई होगी, हमारे टाइम में वो कंपलसरी नहीं थी, वो ऑप्शन में थी, आप हिंदी भी ले सकते थे। तो बच्चे इंग्लिश सिर्फ इसलिए लेते हैं मम्मी पापा से छुटकारा चाहिए। एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा कि जो उनको नहीं समझ में आएगा, कुछ हो जाए। मैथ्स में बहुत जान खाते, साइंस में भी थोड़ी बहुत खा ही लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में व्हाट्स वर्थ, हुज वर्थ, व्हाट्स वर्थ पता नहीं। मिल्टन और कौन कौन होते हैं हमारे, डेल्टन, जॉन डेल्टन, कितने सारे लेखक हो गए हैं, एडविस पेल्विस, बहुत सारे लेखक हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। अब मम्मी पापा कुछ नहीं जानते सब्जेक्ट के बारे में, हम तो यही पढ़े। मम्मी मास्टर्स किस में कर ली? मैं तो इंग्लिश में ऑनर्स करूंगा। क्यों? हम सच्ची में अपने आसपास के लोगों के झगड़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं। कब तक कोई कहानियां चलती रहेंगी भाई? तुम्हें जो संस्कारों में देना था ना, तुमने दे दिया, अब बस करो भाई, अब और नहीं चाहिए। क्या करें? संस्कार तो हमेशा संस्कार ही होते हैं, वो आए दिन सड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा संस्कार हमें किसका है? मोह का। अब वो मोह का संस्कार न पापा के जा रहा है न बच्चे के जा रहा है, तो चले रहा है, लड़ने दो, लगे रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 19-20 कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तो पूरे प्रसंग से मुझे इतना समझाना है, हम सब अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि हम तो सत्यवादी हैं, जगत के सबसे बड़े। लेकिन मैं बस इतना प्रश्न पूछ रहा हूं, सत्य कहते किसे हैं? सत्य की खोज के बिना कभी सत्यवादी की खोज नहीं की जा सकती है। सत्यवादी इतने हैं तो सत्य इतने सारे अलग अलग कैसे हो गए? दिक्कत देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं ना,
लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, इनके बीच में झगड़े बहुत होते हैं, आए दिन झगड़े होते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट्स को क्या समझते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ लड़ता रहता है। उन्हें ये नहीं पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है, इन दोनों की पत्नियां बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये जो लोग कम समझते हैं वे ही लड़ते हैं। अब बताओ दुनिया में लड़ने वाले कितने हैं? जगह जगह गली गली में मिलते हैं सर, गली गली में आपको लड़ने वाले मिलेंगे। किसी भी बात पर, और कचरा यहाँ क्यों डाला है तुम्हारी जाए। वो कुछ लोगों की जो आदत ही खराब होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भी गांधीगिरी सिखाने नहीं बैठा हूँ। मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि जबरदस्ती किसी भी चीज को अपना कर उसके पीछे भागने से बेहतर है उसके पीछे के सत्य की खोज की जाए। जब आप सत्य की खोज कर लोगे तो अपने आप आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पंचतंत्र की कहानी सबने सुनी है। कौन सी कहानी है? ये कहानी है बंदर और क्रोकोडाइल, मतलब मगरमच्छ और बंदर की कहानी सबने सुनी है, पक्का सबने सुनी है। बताओ दिल कहाँ है? क्या दिल को शरीर के बाहर, अच्छा कहानी सुनाता हूँ, बच्चे के लिए कहानी सुनाता हूँ। बेटा पता क्या होता है, एक बार एक बंदर था, वो बंदर बड़ा ही बॉडी बिल्डिंग करता था, वहां रहता था ना पेड़ पर, तो कभी इधर की डाल से इधर की डाल पर उधर की डाल, और इतना भागेगा दौड़ेगा तो उसके बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? हार्ट। हाथ नहीं, हार्ट, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज आप करते हो आपका लो, मैं तो डॉक्टरों का पत्ता काट रहा हूँ कोई नहीं, तो उसका हार्ट बड़ा मजबूत था। अब क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती कैसे हो गई? उसने उसको कुछ खाने को दे दिया, उसने खा लिया, तो पेड़ों की बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीजें वो क्रोकोडाइल को मगरमच्छ को खिला दी बंदर ने, और बंदर और क्रोकोडाइल जमीन के नीचे की अच्छी अच्छी चीज, पानी की अच्छी अच्छी चीजें उसको खिला दे, तो दोनों ने दोनों के आइटम कभी नहीं खाए। अरे होता नहीं होता, यूपी के लोग राजस्थानियों को गिफ्ट लेके जाएंगे तो अपनी स्पेशलिटी लेके जाएंगे, उन्हें कभी खाई नहीं, बोल ये तो क्या दाल बाटी चूरमा जो भी, तो क्या हुआ, दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। अब वो जो मगरमच्छ की पत्नी थी ना, मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कुछ मांगा मगरमच्छ से, एक काम करो तुम ये लेके आना, मुझे आज कुछ बहुत बढ़िया खाने का मन है। तो उसने कहा कि ठीक है, बंदर जो मुझे देता है ना, आज मैं अपनी पत्नी से भी शेयर कर लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया फ्रेश फ्रूट्स उसको दूंगा, वो खाएगी, उसको मजा आएगा। अब उसने पूछ दिया कहाँ से लाते हो तुम इतना माल, तुम तो ऊपर उछल नहीं सकते, कहाँ से आ रहा है इतना माल तुम्हारे पास? वो बंदर भेजा, मुझे चाहिए बंदर का दिल खाने के। मगरमच्छ की पत्नी ने पता क्या कहा? मुझे चाहिए मगरमच्छ का दिल। सॉरी, मैंने पहले कहा था ना आपसे, मेरा थोड़ा है, बंदर का दिल चाहिए, बंदर का दिल मिल जाएगा मेरे को, मेरा काम हो जाएगा। वो सोच रही है मगरमच्छ की पत्नी। अब क्या हुआ कि बार बार वो असमंजस में, ठीक है, अगर बंदर का दिल चाहिए तो बंदर का दिल तो कहाँ होता है? बंदर के अंदर होगा। अब बंदर का दिल यदि बंदर के अंदर होगा तो मैं कैसे अपने फ्रेंड को वहां उसके पास लेके जाऊंगा? मेरा फ्रेंड खत्म हो जाएगा। फ्रेंडशिप का बेसिक रूल क्या होता है? मैं तेरे लिए, मेरे लिए। हाँ, तो एयरटेल का क्या टैग आया था? नहीं, जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा। तो ये इसका उल्टा होता है मतलब जनरली, तो ठीक है। अब क्या हुआ कि वो मगरमच्छ ने उससे कहा कि चलो मेरी पत्नी ने तुम्हें घर पर खाना खिलाने के लिए बुलाया है, बहुत सारी डिशेस बनाई हैं, ऐसी वाली डिशेस है बिल्कुल सारी सलाइन, मतलब तुमने कभी जिंदगी में नहीं खाई। उसको ले गया, रास्ते चलते चलते वो वहां पहुंच गए। फिर क्या हुआ, जैसे ही मगरमच्छ के यहाँ वो जाने वाले रास्ते में थे, रास्ते में मगरमच्छ को लगा भाई मुझे सच बता देना चाहिए, मेरी दोस्ती का सवाल है, वो मेरी दोस्ती पर आया है, वो वेजिटेरियन प्राणी है, मैं नॉन वेजिटेरियन प्राणी हूँ, उसके बाद भी उसने मेरे से इतनी
दोस्ती कर रखी है, मैं क्यों अपनी दोस्ती खराब करूं? तो क्या किया उसने? बता दिया, भाई मेरी पत्नी आज तेरा दिल खाना चाहती है। क्या खाना चाहती है? इसका बंदर। कौन? मगरमच्छ की पत्नी। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10th के एग्जाम के बाद, जब अनसीन पैसेज होता है ना, ऐसे क्वेश्चन। चल फिर क्या हुआ कि उसने कह दिया ठीक है, अब वो बंदर सोच रहा है क्या करें। तो आज तो फंस गए, क्योंकि कहाँ था वो? बिल्कुल जो उस नदी के बिल्कुल बीच में चल रहे थे। तो अब बंदर को क्या क्वालिटी है बंदर की? उसको तैरना नहीं आता। मतलब आश्चर्य है कि हम लोग सब बंदरों से आए और हम सबको तैरना आता है। जाने दीजिए, बंदरों को तैरना नहीं आता। ठीक है, अब बंदरों को तैरना नहीं आता है तो सोच रहा भाई मैंने अभी बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे ऐसे चलाऊंगा, हार्ट अटैक आएगा और मैं फेल होकर मर जाऊंगा। और यदि मैं उसके घर पहुंच गया तब तो पक्की बात है मैं मर ही जाऊंगा। तो क्या उपाय है? उसने कहा थोड़ी सी इससे बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? उससे कह दिया उसने, मगरमच्छ से बंदर ने कह दिया, अरे क्या हुआ कि यार आज मैं अपना दिल जो है ना पेड़ पे ही छोड़ आया। क्या कहा उसने? मैं दिल पेड़ पे छोड़ आया। अरे दिल पेड़ पर छोड़ा तो फिर कैसे होगा? मेरे को तेरी पत्नी को तो तेरा दिल ही खाना है, कैसे काम चलेगा? तो ऑटोमेटिकली वो वहां पहुंच गया और वहां पहुंचने पर क्या किया उसने? ऊपर चढ़ गया और फिर उसने क्रोकोडाइल को समझाया, भाई तू समझता ही नहीं है, अभी मैं निपट जाता, मेरे तो सारा काम ही खराब हो जाता यदि तू मुझे अपनी पत्नी के पास ले जाता, मेरा सारा काम खराब हो जाना था। तो उसने क्या उपाय निकाल करके उसे समझाया बुझाया तो उसके समझ आया। अब कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? सारी प्रॉब्लम कहाँ हुई? उस क्रोकोडाइल को, मतलब उस मगरमच्छ को इतना नहीं पता है कि कोई भी दुनिया में प्राणी होता है वो बिना दिल के कहीं घूमता फिरता नहीं है। वो कोई एआई नहीं है जिसका सर्वर कहीं रखा होगा और वो क्लाउड कंप्यूटिंग से कहीं भी मिल जाएगा। ऐसा काम इंसानों के दिल के साथ नहीं होता है। हमारा भी यही हाल है, बेटे को आईएएस बनाना है बिना जीव बनाए, बेटे को डॉक्टर बनाना है बिना जीव बनाए, बिना इस बात के विचार किए हम पूरी दुनिया को महान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बिना सामान्य बने। जगत में कोई भी व्यक्ति बिना सामान्य हुए महान नहीं बनता है। हम सब उस सब सामान्य को प्राप्त हो इसी मंगल भावना से। अर्धनारीश्वर के बारे में हमारी बात चल रही थी, आज मुझे अचानक से याद आ गया तो बता देता हूँ। अर्धनारीश्वर का एक अर्थ मैंने बताया था, पर्याय से प्रयुक्त होता है उसको अर्धनारीश्वर। दूसरा इसका अर्थ होता है अर्ध न अरि ईश्वर। क्या बोला? अर्ध न अरि ईश्वर, आधे भी शत्रु जिसके जगत में नहीं है, ऐसे ईश्वर को सिद्ध परमात्मा कहते हैं। तो आठों के 8 कर्मों का विनाश हो गया कि नहीं हो गया? जगत में सबसे बड़े शत्रु कौन माने जाते हैं? मतलब जगत में छोड़ो, जैनों में अभी जिसको कर्म सिद्धांत पता ही नहीं उसे कैसे पता हुआ कि कर्म ही सबसे बड़े शत्रु है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन? कर्म। तो आधे भी कर्म जिसके नहीं बचे हैं, ऐसे ईश्वर को क्या कहते हैं? ऐसे ईश्वर को कहते हैं सिद्ध परमात्मा। सिद्ध चक्रमंडल विधान पढ़ते हुए ये शब्द हमारे सामने आता है तो उसका दूसरा अर्थ मैंने बताया है, तीसरा अर्थ बताते हैं। बोलिए महावीर भगवान।